1920 में जो यहूदी आकर फ़लस्तीन में आबाद हुए, उन्होंने बाद में लबनानी और शामी जागीरदारों से बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीदी। ये वो ज़मीनें थीं जहां मकामी लोग काश्त किया करते थे। एक आम अरब ये देखकर गुस्से से लाल हो रहा था कि यहूदी उनके वतन में फैलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ रोथस्चाइल्ड और दूसरे ख़ानदान बरतानिया पर दबाव डाल रहे थे कि बाल्फोर डिक्लेरेशन पर सख्ती से अमल किया जाए। रोथस्चाइल्ड ख़ानदान ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की, जिससे यहूदी किसानों को जदीद ज़री मशीनरी, बीज और ज़मीनें फराहम की गई। सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी। उस वक्त फ़लस्तीन में अरब क़यादत मजहबी और कबायली सरदारों के हाथ में थी। अलहाज अमीनुल हुसैनी, जिन्हें मुफ्ती आज़म यरूशलम कहा जाता है, अरबों में बड़े रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्होंने बरतानिया की मुखालफत की, अरबों को कायल करने की कोशिश की कि वो अपनी ज़मीनें फ़रोख्त ना करें और इन फैलते यहूदियों के ख़िलाफ़ मुतहरिक हों, क्योंकि अरब किसान वहाँ से बेदखल होते जा रहे थे। 1920 में अरबों ने यहूदी महाजरीन पर हमले किए, लेकिन यहूदी बरतानिया की हिफाजत में थे। बरतानवी फ़ौज ने मुदाखलत की तो अरबों को पसपा होना पड़ा, लेकिन अरबों ने मुजाहरे जारी रखे। 1922 में अरब मुजाहिरों के दबाव पर बरतानिया ने एक वाइट पेपर जारी किया कि यहूदियों की आमद को महदूद किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी सरमायादार ख़ानदानों का बरतानिया के ऊपर इतना सख्त दबाव था कि बरतानिया उस वाइट पेपर को कभी भी अमली जामा न पहना सका। यहूदी फैलते जा रहे थे और अरबों के अंदर यहूदियों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। 1929 में अल खलील में अरब हजूम ने यहूदी बस्तियों पर हमला कर दिया। इस तसादम में कई यहूदी मारे गए। बरतानिया ने यहूदियों की मदद के लिए फ़ौज भेजी और आइंदा के लिए हिफाजत मज़ीद सख्त कर दी। ये वो वाक़या था जिसके बाद अरब यहूदी ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल गए। 1920 की दहाई में यहूदी सरमायादार ख़ानदान और बरतानिया की सरपरस्ती से फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियां महफूज हो चुकी थीं, लेकिन अब यूरोप में एक नया तूफ़ान उठ रहा था, हिटलर और नाज़ी जर्मनी। Es soll aber aus diesen Opfern heraus bei uns die Entschlossenheit kommen, der einst mit den Verantwortlichen an diesen Opfern ein unerbittliches Gericht zu halten. Unser deutsches Vaterland, unser deutsches Volk, unser heiliges Reich der Zukunft, heil! 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने खुलकर कहा कि यहूदी जर्मनी की मईशत और समाज की तबाही का असल सबब हैं। नूरनबर्ग कवानीन 1935 के ज़रिए उसने यहूदियों से जर्मनी की शहरियत छीन ली और उनके कारोबार और जायदादें जब्त कर लीं। यहूदी यूरोप से फरार होना शुरू हो गए और सबसे ज़्यादा यहूदियों ने फ़लस्तीन का रुख किया, क्योंकि वहाँ पहले ही बरतानिया और सेहूनी तंजीमें आबादकारी के मंसूबे चला रही थीं। सिर्फ चंद सालों में लाखों यूरोपी यहूदी फ़लस्तीन पहुँच गए। यहूदियों ने वक्त के साथ साथ अपने अलहदा स्कूल, हॉस्पिटल्स, कारोबार और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर लीं। फ़लस्तीनी अरबों ने देखा कि उनकी ज़मीनें मुसलसल छीनी जा रही हैं और यहूदी एक अलग रियासत की बुनियाद रख रहे हैं। ये देखकर अलहाज अमीनुल हुसैनी ने अरब अवाम को मुनज़्ज़म किया। 1936 में फ़लस्तीन भर में एक बगावत शुरू हुई जिसे ग्रेट अरब रिवोल्ट कहा जाता है। उसमें हड़तालें, बरतानवी फ़ौज पर हमले, यहूदी बस्तियों पर हमले शामिल थे। ये बगावत 3 साल तक जारी रही, लेकिन बरतानवी फ़ौज ने हज़ारों अरबों को गिरफ्तार और कत्ल करके इस बगावत को बुरी तरह से कुचल दिया। दूसरी तरफ हिटलर ने यूरोप में यहूदियों के खिलाफ सबसे खौफनाक मुहिम का आगाज़ किया, जिसे बाद में होलोकॉस्ट कहा जाने लगा। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स और मुख्तलिफ कैंपों में रख कर कत्ल कर दिया गया।
1940s کے شروع میں ہی فلسطین میں یہودیوں نے 3 بڑی مسلح تنظیمیں بنا لیں۔ ایک ہیگانا جو برطانیہ کی ہی تربیت یافتہ تھی، دوسری ارگون جو خفیہ طور پر کام کرتی تھی اور بہت زیادہ جرحانہ تھی، تیسری لیہی جو دہشت گردی کے لیے مشہور تھی۔ ان تنظیموں نے نہ صرف عربوں پر حملے کیے بلکہ برطانوی فوج کو بھی نشانہ بنایا تاکہ برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ دے۔ 1946 میں یہودی ملیشیا ارگون نے یروشلم کے کنگ ڈیوڈ ہوٹل میں بم دھماکہ کیا جو برطانوی فوج اور انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ 90 سے زائد برطانوی فوجی مارے گئے۔ یہ دنیا کو پیغام تھا کہ برطانیہ اب فلسطین میں محفوظ نہیں ہے۔ اسی دوران ہٹلر کے قتل عام سے بچ جانے والے ہزاروں یہودی جان بچا کر فلسطین پہنچ گئے۔ اکثر کو برطانیہ روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہودی خفیہ نیٹ ورک ایلیا بیلٹ کے ذریعے جہازوں اور کشتیوں میں چھپ کر فلسطین پہنچتے رہے۔ ان دنوں ایک سنسنی خیز واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک بحری جہاز آگزوڈس 1947 یورپ سے 4500 یہودی پناہ گزینوں کو لے کر فلسطین جا رہا تھا۔ برطانوی بحریہ نے روکا تو لڑائی شروع ہو گئی، کئی لوگ مارے گئے اور جہاز کو واپس یورپ روانہ کر دیا گیا۔ اب جن یہودیوں کو برطانیہ نے فلسطین میں آباد کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے تھے، انہی یہودیوں نے برطانیہ کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ فلسطین کا مسئلہ کمپلیکس ہوتا جا رہا تھا۔ فروری 1947 میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کا مسئلہ اب اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ برطانیہ نے باضابطہ طور پر فلسطین کا مسئلہ UN کے سپرد کر دیا۔ اپریل 1947 میں UN نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جسے یونائٹڈ نیشنز اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے فلسطین کا دورہ کیا اور رپورٹ میں لکھا کہ یہودی اور عرب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر نومبر 1947 میں UN نے ریزولوشن 181 پاس کیا جسے پارٹیشن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ اسی طرح یروشلم کو بھی انٹرنیشنل سٹی قرار دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پارٹیشن پلان کو تسلیم کر لیا لیکن عربوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ خیر 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔